नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरु साहिब के लंगर के पास खड़े हुए हैं। जाने माने किसान व सिख नेता हमारे साथ हैं, जो कि हर देश की जब भी कोई बड़ी विपदा आती है तो खड़े रहते हैं सीना तान के। और आज यहाँ पे हैं, हम जानेंगे क्या स्थिति है। आज 18वां दिन हो चुका है, स्थिति पहले दिन वाली बनी हुई है, पर आज ये खड़े हुए हैं। सर, आज 18वां दिन और किसान अभी तक कोई निराश है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले दिन से आज 18वें दिन किसानों में जोश बहुत ज़्यादा है। और लेकिन सर, सरकार की ओर से कोई अभी वो नहीं। देखो, ये सरकार का बड़ा निकम्मापन है। सरकार को चाहिए कि 2 कदम पीछे हटने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर वो 2 कदम पीछे हट के किसानों की, सब जो इस देश का अन्नदाता भी है और जिनकी गिनती इस देश में 60 से 70 करोड़ है, अगर उनके लिए थोड़ा पीछे हट के उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो इसमें सरकार का कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है जो इनकी बातें नहीं मान रहे, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार कह रही है हम खुले मन से बात करेंगे, और आपके आंदोलन में कुछ गलत लोग भी आ रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, बात करिए। देखिए, ये सरकार पता क्या है, यहाँ गुमराह कर रही है। आप एक चीज़ बताओ, आप सुबह से शाम तक सारे बॉर्डरों पे जाते हो, आपको कितने गलत लोग मिले? ये हमारा मुसलमान भाई या हिंदू भाई खड़े हैं, या दूसरे धर्मों के जो सारे हमारे परिवार खड़े हैं, भाई खड़े हैं हमारे, इनमें कौन गलत है? ये हमारे सिख हैं, कौन गलत है? किसके मत्थे पे क्या लिखा हुआ है? अभी कोरोना काल की आप बात कर रहे थे, यहाँ आप आपदा की बात कर रहे थे। जब भी इस देश में आपदा आई है या जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ी है, सबसे पहले सिख खड़े हुए हैं आगे। आज कोरोना के अंदर जब हवाई जहाज रुक गए थे, ट्रेनें रुक गई थी, गाड़ियाँ रुक गई थी, कोई नहीं निकला था। उस टाइम सिर्फ गुरुद्वारों में लंगर पक्के गया है। उस टाइम तो किसी ने नहीं बोला ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। आज जब अपने लिए कोई चीज़ मांग ली किसानों ने, तो आज ये आतंकवादी हो गए, आज ये खालिस्तानी हो गए। ये बात ही मेरे को समझ नहीं आती। सरदार का मतलब होता है जो हमें लीड करता है। हाँ जी। अब तक अक्सर ये देखा गया है देश में, जब भी बिल्कुल ऐसी परिस्थिति आती है तो आप लोग उभर के आते हैं। तो आपकी आज एक अहम भूमिका है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी वजह से शायद कुछ बनेगी। नहीं, देखिए, बात पता क्या है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि जो हम सिख लोग हैं वो अपनी बात को बड़े दलेरी पूर्ण और अपने बहुत बढ़िया तरीके से आगे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई भी नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये राइट भी है और ऐसा करना। और रही बात जो किसानी वाली जो मुद्दा उठा है, इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले पंजाब के किसान ने आवाज़ उठाई जी, और उसके बाद पूरा देश जुड़ता चला गया। भाई साहब से पूछा, भाई साहब मेरे ख्याल यूपी से होंगे आप। यूपी आज की डेट में कौन सी जगह रह गई है? आज मेरे को पता लगा राजस्थान से भी हज़ारों लोग चले हुए पैदल, जो गौवें चराते हैं, जिनको हम लोग मंजारे भी बोलते हैं, जो जंगलों पे और ऐसी जगहों पे खेती करते हैं जहाँ पर जो कोई उनकी फिक्स ज़मीन नहीं है, वो भी इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। तमिलनाडु से लोग आके इस आंदोलन में जुड़ गए हैं। ठीक है कि नहीं? अब लेकिन ये सारा का सारा देखो, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ती है। जब इस देश को आज़ाद कराना था तब भी सिखों ने आवाज़ उठाई सबसे पहले। जी। ठीक है, 100 साल से ज़्यादा हो गए थे अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर राज करते करते, लेकिन वो पंजाब को फतेह नहीं कर पाए थे। ठीक है, उस टाइम भी सबसे पहले सिखों ने आवाज़ उठाई, सबसे ज़्यादा इस देश के लिए कुर्बानियाँ सिखों ने दी। तो ये सब चीज़ें नहीं हमारे खून में। सर, अब हमारे साथ एक साथी है जो कि मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं, जाने। सर, आपको कितना टाइम हो गया आए हुए? लगभग 15-16 दिन हो गए। 2 दिन के लिए घर गया था बस। अच्छा। हाँ। तो आप परिवार छोड़ के लगातार हैं डटे हुए? लगातार डटे हैं। मेरे बेटा भी आए हैं 2, एक 16 साल का है, एक 13-14 साल का है। हम लोग भी खेती करते हैं, किसान हैं, ऐसा नहीं है। जब हम पे कोई जाती होगी तो सभी जाएंगे, चाहे बीवी हो, बच्चे हो, भाई हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, सभी आएंगे। सर, एक तो कोरोना काल ने पूरे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया एक तरह से। लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं और लोग काम छोड़ के यहाँ जब बैठे हुए हैं तो बड़ा ही पीड़ादायक समय होगा। तो क्या कहना चाहिए? भाई, समस्या पीड़ा तो सबको ही होती है, लेकिन रहा वहाँ भी भूखे मर रहे हैं हम, यहाँ हमें खाने को भी मिल रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा? यहीं पड़े रहेंगे, घर से भी सबको बुला लेंगे, फिर डंगर बाल बच्चे सब कुछ सब यहीं बांध लेंगे, क्या हुआ? मतलब ये तो सोच लिया कि बोरिया बिस्तर बांध के यहीं बैठना, दिल्ली जाम करनी है, क्या कहना? अरे तो वहाँ भी तो मरना ही है, सच्चा यहाँ मर जाएंगे, क्या परेशानी है? और कोरोना जो है किसान का जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसान में जो है इम्यूनिटी पावर जो है बहुत हाई होती है, मजबूत होता है बहुत। ये सुबह 5 बजे उठने वाला है, ना कि इन मंत्रियों की तरह सुबह 10 बजे उठने वाले लोग हैं हम। अच्छा, आप युवा हैं, मुझे लगता है किसी गाँव के परिवेश से आते हैं, तो आपको क्या लगता है ये कोरोना कुछ शहरीकरण के लोगों के लिए था, सभी के लिए था? तो सभी के लिए, मगर अब जो है शहरीकरण के लिए रह गया है। ये गाँव में नहीं है कोरोना वोरोना, हमारे सब मजबूत लोग। आपको लगता है कि ये जो कानून है, आने वाला टाइम में ये कानून अगर लागू हुआ तो किसानों की हालत बुरी होगी? बिल्कुल, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं।
तभी तो हम जो है पूरा देश इस बिल को लेकर चिंतित है, तभी तो सब जो है सड़कों पर निकले हुए सारे किसान। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने कानून की बुरी स्थिति थी, इसीलिए ये बनाने की ज़रूरत पड़ी। कानून की अब देख लो, जितने 3 कानून आए हैं, तीनों में जो है एक कानून में 12 बिंदु हैं, 12 में से 9 को जो है ये संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अब 3 बिंदुओं के लिए कानून ला रहे हैं, बताओ। जब 9 बिंदु ये खुद संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो बिल को रद्द करा जाए। 3 बिंदुओं से बिल थोड़ी चलेगा, पूरा कानून ही गलत है, पूरा बिल जो है वो ही गलत है, तो बिल को वापसी करना पड़ेगा इन लोगों को। और दूसरा जो है निजीकरण करना चाह रहे हैं ये, इसे लेके प्राइवेटाइजेशन जिसे कहते हैं, मान लो निवेश करने का, ये कह रहे हैं कि निजी कंपनियां बहुत आएंगी और निवेश होगा और जो है किसान अपनी जो है मनचाही दामों पर अपनी फसल बेच सकेगा। जब निवेश कोई व्यापारी लगाएगा या कोई सेठ जब निवेश करेगा तो वो सिर्फ अपने लालच में निवेश करेगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा चाहिए होगा। वो निवेश सेवा भाव से नहीं करेगा। सरकार तो जो करती है कुछ भी तो वो जनता का सेवा भाव से करती है, लेकिन कोई प्राइवेट आदमी जो व्यापारी सेठ वो निवेश जब भी करेगा वो सिर्फ अपने लालच से करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो उसे। दूसरा जो है मनचाही फसल, कोई कानून बना दे। हम अपने गेहूँ जो है 5000 कुंटल को बेचना चाहते हैं, कोई कानून बना दे, हमें एतराज़ नहीं है, बनाए, हम मनचाही दामों में फसल बेच देंगे। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि निजीकरण जो होगा वो किसी के हित में नहीं है और उससे कोई लाला जो भी आएगा वो अपने फ़ायदे के लिए बात करेगा। हमारे साथ एक नए साथी हो रहे हैं। आपका नाम सर? जी धर्मवीर चौधरी। सर कहाँ से हैं? अलीगढ़ से हैं। आप अलीगढ़ से इतनी दूर से यहाँ आए हैं जी। तो सरकार तो ये मान के बैठी है भैया बात कर लो, हम चेंज नहीं करेंगे। नहीं वो कोई बात नहीं, परिणाम हम बिजनौर से आए हैं। शुभ नाम शबाहत चौधरी। सर वो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। हवा चल चुकी है, जम्मू कश्मीर से शुरू होके पंजाब होती हुई, हरियाणा होती हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसने पार कर दिया है, राजस्थान पहुंच चुकी है। आज राजस्थान की 700 गाड़ियाँ वहाँ बॉर्डर पे रोकी हुई हैं इन्होंने। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कुछ किसान उनके फेवर में। उनके फेवर में कोई भी नहीं है, वो तो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं जैसे पहले चलाते हैं, वो फूट डालते हैं। किसान को मजदूर से लड़ा दो, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा दो, और टीवी पे चलाना है उन्हें, तो अपनी मोनोपोली होती है उनकी, उसी मोनोपोली पे वो चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसान ऐसे ही टूट जाएगा। 4-6 लोग आए, कल एक धरना भी ख़त्म करवाया है उन्होंने वैसे ही करके। अब वहाँ कोई ज़्यादा बड़ा धरना भी नहीं था, ज़्यादातर बेसिकली तो यही धरने हैं हमारे। तो एक छोटा सा था, वो वहाँ भी भाग गए थे, उन्होंने हटाना ही था, वहाँ से शिफ्ट करना था, यहीं आना था, तो उस चक्कर में कह रहे हैं जी वो चले गए, हमने उनको सेटल कर लिया, हमने बात कर ली, मान गए किसान। कोई कुछ नहीं माना है, वो सब मान गया है, क्योंकि इन्होंने झूठ इतनी बोल दी है कि अब वो एक लिमिट होती है झूठ की भी, अनलिमिटेड कर दी है इन्होंने, तो अनलिमिटेड किसान मानेगा नहीं। अब किसान चेंज करके ही छोड़ेगा, वो धीरे धीरे हवा चल रही है। नितिन कहाँ से आए सर? आगरा से। सरकार तो कह रही है आज 17 दिन हो गए भैया, बात कर लो, नहीं तो आप। हमारा भी सरकार से कहना है कि बात करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं या उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं? आपने जो कानून बनाया है, जो जमाखोरी की है, जमाखोरी की इसमें आपने खुली छूट दी है अपने अंबानी अडानी को। ये जमाखोरी देश के गरीब को मार देगी, देश के गरीब किसान को मार देगी, आम नागरिक को मार देगी। जमाखोरी संकट होता है या नहीं, ये तो आम नागरिक समझ सकता है इस बात को। और रेलवे का निजीकरण हो चुका है, यानी कि उद्योग जगत पे जो ट्रांसपोर्टर है, निजीकरण से देश को आपकी निगाह में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान। इस रेलवे के निजीकरण का आपको वही तो बता रहा हूँ, जो जमाखोरी होगी। अब वो निजीकरण कर रखा है अडानी की रेलवे, ये रेलवे ही अब सारे काम करेगी, क्योंकि उद्योगपति तो 2 ही हैं। अब वो अपना ट्रांसपोर्ट में पैसा क्यों खर्च करेंगे? तमाम जो बिल बनाए हैं वो देश के गरीब को मजबूर करने के लिए, आम नागरिक को मजबूर करने के लिए आज काम किया है आज तक नरेंद्र मोदी ने। चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई भी काम ले लो, कभी भी देश के हित में काम नहीं किया। बात करते हैं राष्ट्र हित सर्वोपरि हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। सर उन सरकार के कुछ लोगों का मानना है इसमें असामयिक तत्वों या देश विरोधी ताकतें भी सपोर्ट कर रही हैं किसानों को। देश विरोधी ताकतें यहाँ सत्ता में बैठी हैं, सपोर्ट किन्हें करेंगी? बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं गृह मंत्री, दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं गृह मंत्री। आपने देखा नहीं अभी दिल्ली में दंगे हुए, इनके कोर्ट ने, दिल्ली के हाई कोर्ट ने इनके नेताओं के खिलाफ FIR की, रात में 11 बजे ट्रांसफ़र हो गया उसका। आप बताओ कौन है ये? तड़ीपार आज गृह मंत्री बना हुआ है, कोर्ट ने इसे तड़ीपार किया या नहीं किया? ये उंगली उठा रहे। इनके चरित्र क्या है? गोधरा में दंगा करवा देना, 59 कार सेवक जला देना, इनका काम ही यही है, डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ा देना। अब किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, देश जाग चुका है, पूरा देश पीड़ा में है,
पूरा देश पीड़ा में है। BSNL के कर्मचारियों को BRS दे दिया। लोग कह रहे हैं इसको गलत दिशा दी जा रही है। गलत दिशा नरेंद्र मोदी ने देश को दे दी है, निजीकरण करके, और लोगों को आज किन हालातों में ला दिया है। रेलवे के निजीकरण से कितने गरीब आज बेघर हो गए हैं। आप लोगों को ये चिंता होनी चाहिए। आप देश का चौथा स्तंभ है, आपको वास्तविकता दिखानी चाहिए। ये कौन है जो दूसरे पे टीके पे उंगली, कपड़े पे उंगली, हर चीज़ पे उंगली? इनके चरित्र क्या हैं? आसाराम बापू को जो भगवान मानते थे, बलात्कारी निकला है। साध्वी हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है, वो संसद में बैठी, हम खालिस्तानी हैं। चश्मा उतार लें नरेंद्र मोदी, वरना किसान उतार देंगे, समझे? अब नहीं देश भटकेगा, जितना गुमराह होना था हो चुका है। सीधी शब्दों में एक बात, किसान को आप गुमराह नहीं कर सकते। अब आप अपनी कमान, हमारी कमान हमारे हाथ में है, अब आपको अपने बारे में सोचना है, ये मानना है हमारे साथी का। शुभ नाम क्या बता सर? नितिन सर, अब हमारे साथ किसानों के एक अध्यक्ष हैं और आप आइए। कोई नहीं, ये सुबह से शाम तक लगे रहते हैं तो इनको भी नाश्ते की जरूरत होती है, एनर्जी की। हाँ, नहीं तभी हाँ जब खाएंगे। सर पहले आप अपना नाम। आनंद त्यागी। सर कहाँ से हैं आप? तहसील मोदीनगर, भारतीय किसान यूनियन। सर भारतीय किसान यूनियन की हमेशा जब से आज़ाद हुआ है देश, बल्कि उससे पहले से एक अहम भूमिका रही है देश में। क्या आज भी किसानों की बात उसी तरीके से सुनी जाती है जो पहले सुनी जाती थी? देखो, ये तो सरकार तय करनी है। भारतीय किसान यूनियन का तो पहले से ही ऐसा संगठन है जो किसान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। महात्मा जो हमारे जो है महेंद्र टिकैत, उन्होंने पुराने समय में भी एक बार धरना हुआ सन 87 में, वो 60 दिन चला। फिर एक बार धरना हुआ, वो 27 दिन चला। तत्कालीन सत्तारूढ़ दल थे, उस टाइम मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उन्हें खुद आना पड़ा, वहीं पे आना पड़ा, बीच में आना पड़ा, करवे से पानी पिलवा दिया उन्हें। चाहे सत्ता दल की मायावती रही हो, मुख्यमंत्री थी उस समय, उन्हें भी घुटनों पे ला दिया। ये संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन ये सोचना चाहिए सरकार को, जब ये विपक्ष में थी तो इसकी भाषा क्या थी, क्या कहती थी। आज सत्ता में आ गई, आज इसे करना चाहिए जो ये कहती थी उस टाइम विपक्ष में। ये बात विपक्षियों को भी सोचना चाहिए, जो आज किसान हितैषी बने हुए हैं, जो ढोंग करते हैं किसान का हितैषी बनने के राजनीतिक दल। सर आपको ज़रूरत है राजनीतिक दलों की? नहीं जी, किसान जागरूक है। राजनीतिक दल या गैर राजनीतिक दल, ये जो हैं, जो सत्ता वाले दल है, ये तो जितने भी जो है राजनीतिक दल है, चोर मौसेरे भाई हैं। छला गया है किसान को, तो इन्होंने ही छला है। हमने जिसे वोट दी, जो हमारे राजनेता हैं, इन्होंने किसानों के लिए कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक नैरेटिव बना हुआ है, एक अफवाह बनी हुई है। इन्होंने तो किसान को खलनायक बना दिया, प्रदूषण से जोड़ दिया। कहते हैं प्रदूषण किसान फैलाता है। सर एक मिनट में कहना चाहूँगा, अक्सर देखा गया है जब किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण किया जाता है, वहाँ फैक्ट्री लगती हैं, नाले बनते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, यहाँ तक कि जो मिट्टी होती है वो मिट्टी भी जहरीली हो जाती है और बारिश का पानी नीचे तक नहीं जा पाता। तो सर कहीं शहरीकरण, कहीं प्रदूषण की मुख्यता वो तो नहीं है? मैं वहीं पे आ रहा था। ये लोग अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते हैं दूसरे पे। किसान वास्तव में देश का अन्नदाता है, सहनशील है, हृदय से संवेदनशील है। ये यदि पहली रोटी गाय को निकालता है, सभी का ध्यान रखता है, आखिर की रोटी कुत्ते के लिए भी निकालता है। इन्होंने प्रदूषण के लिए जोड़ दिया, जिम्मेदार किसान को बना दिया। इनका सैटेलाइट देख लेता है कि किस किसान ने धुआं कर दिया, प्रदूषण फैला दिया, उसे गिरफ्तार करके ले आओ जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शहरों का जो है, गाँवों का जो हमारे वृक्ष थे, जो जंगल थे, आधाधुंध काटे तो इन्होंने, वहाँ पे जो है कंक्रीट के जंगल बना दिए। और जो है जिम्मेदार किसान को ठहराते हैं। अपने उद्योगों का दूषित पानी, जहर जमीन के नीचे डायरेक्ट उसका सीना चीर के छोड़ती हैं इनके उद्योग, और जिम्मेदार किसानों को ठहराती हैं। इनकी फैक्ट्रियों का जहरीला पानी हमारी नदियों को दूषित करता है और ये जिम्मेदार किसान को ठहराते हैं।
पराली जलाने से कभी भी प्रदूषण नहीं होता। उस वैज्ञानिक का नाम बता दो जिसने ये कहा हो कि पराली जलाने से ये वाली गैस पैदा होती है, जहरीली गैस। केवल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कोई भी बता देगा इस चीज़ को। और कार्बन डाइऑक्साइड तो यदि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वे किसान अपने पेड़ पौधों के माध्यम से वृक्ष लगाते हैं, फसल लहलाती है, उनकी वनस्पति उगाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन में। उल्टा तो वास्तव में है क्या, किसान अन्न भी पैदा कर रहा है और इनके लिए जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, जो जीवित रहने के लिए, वह भी योगदान गांवों का ही है इस पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। वास्तव में तो हम लोग हकदार हैं इनसे ऑक्सीजन के लिए रॉयल्टी मांगने के। जैसा कि इन्होंने बताया कि किसान अन्नदाता भी है, पर्यावरण को संरक्षित करने वाला व्यक्तित्व भी है। जितना भी समस्याओं का अंबार है वो शहरीकरण से आता है। अगर इनकी चीज़ को सुरक्षित रखा जाए, ज़मीन को सुरक्षित रखा जाए, तो ना पॉल्यूशन होगा, ना गरीबी होगी, ना किसान आत्महत्या करेगा। अभी के लिए हम यहीं विराम लेते हैं, कुछ देर बाद फिर बात करेंगे एक नई शख्सियत से।